हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पर। हमारी केवीएस एनबीएस टीयर 1 के लिए जो क्लासेस की श्रृंखलाएं चल रही थी, इसमें हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और हम आज जो है इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं, जो आपके जीके जीएस सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पिछले कुछ क्लासेस के माध्यम से हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो है कंप्यूटर लिटरेसी के सवाल जो है सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो है ये हमारा इकोनॉमिक्स होने वाला है, जो आपके जीके जीएस के पोर्शन में आपसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। इसमें जो है लगभग हमारे 100 से ज़्यादा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा जो सेशन होने वाला है, एक ही सेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन सचिन एकेडमी की बुक में दिए गए हैं, इन सभी को हम जो है पूरा कवर कर लेंगे। देखिए, मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इसमें बुक में जो है कभी कहीं कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट दिया हुआ है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आपसे मैं जो है गलत बता देता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक बता देता हूँ। वैसे मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपके किसी भी जो है सवाल में कोई भी ऑप्शन जो है मैं आपको गलत ना बताऊं। बाय द वे, अगर हो ही जाता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं और गलतियां इंसान से होती ही हैं, फिर भी अगर गलतियां हो जाती हैं तो आप सभी लोग जो है अगर वीडियो को देख रहे हैं तो जहां भी गलती हुई होगी वहां आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के नंबर के साथ उसको टैग करके बताइएगा कि ये जो है आपका जो है क्वेश्चन गलत हो गया है, और आप भी और हम दोनों लोग मिलकर जो है इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो है मिसप्रिंट दिया गया है और एक नज़र में हम जब क्योंकि इतने बड़े टीचर हैं सचिन सर, और उनकी बुक को हम भी जब एक नज़र देखते हैं तो हम सोचते हैं सही ही है, लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि अब उनकी गलती नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसीलिए गलती है, याद रखिएगा। तो हम जो है सेशन को शुरू करेंगे और सेशन का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से जो है अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात हो रही है। देखिए, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर या सेवा कर, ये आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा आपका जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए, निगम कर हम जो है प्रत्यक्ष रूप से देते हैं और संपत्ति कर भी देते हैं, आयकर भी देखे हैं, लेकिन जो हमारा सेवा कर होता है, सर्विस टैक्स जो होता है, ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। अब ऐसे कर जो सीधे सीधे आपके ऊपर जो है प्रभाव नहीं डालते हैं वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और जो आपको सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वो आपके जो है डायरेक्ट टैक्स होते हैं। आप सभी लोग अगर ये नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है DSSB या केवीएस या एनवीएस पीआरटी से लेकर टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल में अगर ये सवाल आपके यहाँ से बने होंगे तो वो भी सवाल आपको इस जो है इकोनॉमिक के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे सरकार एक माध्यम से वसूलती है और इसे सीधे सरकार को नहीं दिया जाता बल्कि उपभोक्ता से खर्च के रूप में लिया जाता है। जैसे आप जब नमक का पैकेट लेने जाते हैं तो आप देते हैं, अगर आप चाय पत्ती का पैकेट लेने गए तो आपने दिया, या किसी आप सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हैं तो वहाँ पर आपने टैक्स दिया, ठीक है। सेवा कर, बिक्री कर, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लाइसेंस और परमिट, ठीक है। लाइसेंस और परमिट जो है ये आपका भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, यहाँ से पूंजी की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती हैं या देनदारियां जो है बढ़ाती हैं। ऋण वसूली, उधार, विनिवेश आदि पूंजीगत जो है ये आपकी प्राप्तियां हैं। लाइसेंस और परमिट से मिलने वाली राशि जो है वो राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजीगत नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी के लिए सही विकल्प चुनें। आपको बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और एनएनपी के लिए सही विकल्प कौन सा है। देखिए, मूल्यह्रास प्लस जीएनपी बाई जो है डिप्रिसिएशन प्लस जो है जीएनपी, इसका जो आपको सही बताना है कि इसका जो फार्मूला है ये आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। जीएनपी माइनस जो है मूल्यह्रास, और ये आपका यही जो है आपका एनएनपी होता है। जीएनपी मतलब मूल्यह्रास में से अगर आप डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आपका जो है एनएनपी निकल कर आएगा, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसमें से अगर हम मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो इसे वास्तविक उत्पाद क्षमता का पता चलता है, और एनएनपी उत्पादन का शुद्ध माप को जो है दर्शाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मैंने आपसे कहा था कि वस्तु एवं सेवा कर जो है ये कैसा है,
और उत्पाद कर कैसा है, सीमा शुल्क कैसा है, निगम कर कैसा है। तो ये सभी लोग जो हैं इनमें से आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करेंगे तो निगम कर जो है ये हमारा प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जीएसटी आप सभी लोग जानते हैं ये भी अप्रत्यक्ष कर है, और उत्पाद कर भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो ये आपका जो कारपोरेशन टैक्स है यही आपका जो है प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। फिर से आपसे कह रहा है प्रत्यक्ष कर। बिक्री कर, देखिए बिक्री कर तो आपका अप्रत्यक्ष हो गया। उत्पाद कर भी आपने ऊपर के उसमें देख लिया। संपत्ति कर या मनोरंजन टैक्स, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो आपका संपत्ति कर है ये आपको डायरेक्ट टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो नागरिक सीधे सरकार को देता है। आयकर और संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। बिक्री व मनोरंजन कर जो है ये आपके अप्रत्यक्ष कर होते हैं। देखिए जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूरा जो नाम होता है ये होता है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद रखिएगा, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जीडीपी वह कुल बाजार मूल्य है जो एक देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का होता है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो है इसे कहा जाता है, और यह निर्धारित समय अवधि में कुल उत्पादन को जो है दर्शाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा उसके मूल्य के बीच का संबंध जो है, मांग जो है, ये वक्र कहलाता है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा उसके मूल्यों के बीच का संबंध जो है ये मांग वक्र कहलाता है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो क्या ये सही हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा ये जो है बिल्कुल सही है। और यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग और उसकी आय एक ही दिशा में बढ़ती है तो मांग और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, तो इसको हम अभी जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो केवल इसका जो है एक ही सही है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केवल और केवल एक। देखिए जो है कथन दो गलत क्यों है, क्योंकि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, ना कि प्रत्यक्ष संबंध होता है, याद रखिएगा। मांग और पर कीमत में जो है विपरीत संबंध होता है। आय बढ़ने से मांग बढ़ सकती है, लेकिन कीमत के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं बनता है। अगला सवाल देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के क्या उद्देश्य हैं, ये आपको बताना है, या इसके उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। देखिए मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा ताकि आपको चारों ऑप्शन आपको दिख जाए। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो जो 8 नंबर का सवाल है इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का क्या उद्देश्य है, या उद्देश्य क्या है, तो सरकार पर राजकोषीय अनुशासन जो है थोपने के लिए ये जो है अधिनियम बनाया गया था। देखिए एफआरबीएम अधिनियम द्वारा सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, और इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटा घटाना और राजस्व घाटे की समाप्ति है। यह बजट प्रबंधन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी लागू होता है। अगला सवाल देखिए, भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में सरकारी प्राप्तियों की पहचान कीजिए। भारत के राजकोषीय नीति के संबंध में सरकारी प्राप्तियों की पहचान कीजिए। राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजी प्राप्तियाँ, तो इनमें से जो है सरकारी प्राप्तियाँ कौन सी हैं ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां जो है सरकार की आय बढ़ाती हैं और देनदारियों को नहीं बढ़ाती हैं, और पूंजी जो प्राप्तियां हैं सरकार की परिसंपत्तियां घटाती हैं या देनदारियां जो है बढ़ाती हैं। दोनों ही राजकोषीय नीति का जो है हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, राजकोषीय नीति जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। राजकोषीय नीति जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। 10वें नंबर का सही जवाब आपका जो है ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। ये सरकार की आय और खर्च को जो है दर्शाती हैं, इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए ये सवाल जो है NVS TGT 2013 में पूछा गया था कि फिर से देख लीजिए राजकोषीय नीतियाँ क्या हैं, तो ये सरकार की आय और खर्च की नीतियाँ हैं, याद रखिएगा। राजकोषीय नीति सरकार की आय, व्यय और ऋण प्रबंधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता और विकास को महत्व देना है। इसमें कर नीति, व्यय नीति, ऋण नीति और बजट नीति शामिल है। अगला सवाल देखिए कि जिस नीति में सरकार अपने कराधान, सार्वजनिक व्यय और ऋण प्रबंधन का निर्धारण करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है मौद्रिक नीति कहते हैं, या जो है बैंकिंग विनियमन नीति कहते हैं, या राजकोषीय नीति कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कौन सा? तो इसे जो है राजकोषीय नीति कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये सवाल आपका KVS TGT सोशल स्टडीज में 2013 में ये सवाल जो है पूछा गया था। राजकोषीय नीति में कराधान, व्यय और ऋण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलन और विकास को बनाए रखना है। यह सरकार के वित्तीय प्रबंधन की मुख्य नीति है। अगला सवाल देखिए, उदासीनता वक्र के बारे में कौन सा नया कथन सही रूप में व्यक्त करता है? कौन सा नया कथन सही रूप में उदासीनता वक्र के बारे में बताता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि उच्च उदासीनता जो वक्र होते हैं ये अधिक संतुष्टि जो है प्रदान करते हैं। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उदासीनता वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलता है और जो है ऊपर की ओर नहीं। ऊंचा वक्र उच्च स्तर की उपयोगिता दर्शाता है और दो उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म करों की प्रकृति को जो है सही से प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। देखिए सुरक्षा लेन देन कर जो है ये आपका कैसा कर है? तो कह रहा है ये जो है प्रत्यक्ष कर है। मूल्यवर्धित कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर है और सुरक्षा लेन देन कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है और मूल्य वर्धित कर जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो इनमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 13वें नंबर का ये आपको बताना है। तो देखिए जो मूल्य वर्धित कर है यही आपका सही है, ये अप्रत्यक्ष कर है। देखिए सुरक्षा लेन देन कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है और जो मूल्य वर्धित कर है ये वैट अप्रत्यक्ष कर है और जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की श्रेणियाँ इसके भुगतान और बोझ के आधार पर तय की जाती हैं। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। वैसे जो मूल्य वर्धित कर लिखा है ये अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। और जो सुरक्षा लेन देन कर है ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो इस हिसाब से तो इसका जो है पहला भी विकल्प सही हो सकता था, क्योंकि पहले विकल्प में लिखा है सुरक्षा लेन देन कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और डी यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। ऐसा करके ऑप्शन बनाना चाहिए था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्व व्यय और पूंजी व्यय की अवधारणा को सही तरीके से जो है पुनः व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है राजस्व व्यय और पूंजी व्यय की अवधारणा को सही से आपको जो है सही तरीके से पुनः व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। 14वें नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्व व्यय वह खर्च है जो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करता है। राजस्व व्यय वह खर्च है जो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करता है, ऐसा इसको सही माना गया है। और राजस्व व्यय से कोई नई संपत्ति नहीं बनती। पूंजी व्यय भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु किया जाता है। केंद्रीय व राज्य सरकारें दोनों तरह के व्यय करती हैं। देखिए जो है राज्य सरकार अलग व्यय करता है और केंद्र सरकार जो है राजकोषीय नीति अलग बनाती है। तो देखिए ये आपका जो है अलग अलग हो जाएगा। देखिए निम्न में से किस कर में उपभोक्ता अंतिम मूल्य पर कर का बोझ वहन करता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कर माना जाता है। तो ये कौन सा टैक्स हो जाएगा? देखिए वेल्थ फीस या जो है प्रॉपर्टी फ़ी या उत्पादन फ़ी या उपहार गिफ्ट टैक्स। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब उत्पादन कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और इसे उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो बाजार में घरेलू खपत के लिए बनती हैं। वस्तु का उपभोक्ता अंत में कर का पूरा बोझ जो है वहन करता है। अगला सवाल देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को प्रभावी रूप से लागू करने की सही तिथि निम्न में से कौन सी है, ये आपको बताना है। KVS PRT 22/12/2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसे जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लाया गया था। इसमें जो है 4 टैक्स स्लैब शामिल है, जिसमें 5% और 12% और जो है 18% और 28% के स्लैब इसमें आपको देखने को मिलते हैं। देखिए करदाताओं की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और समाधान प्राप्त करने हो तो ई निवारण सुविधा किस कार्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। ई निवारण जो सुविधा है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ये भी सवाल जो है KVS TGT 2016 में पूछा गया था और इसका सही जवाब हो जाएगा आयकर रिफंड, रिटर्न और कर कटौती। ये सभी देखिए इनकम टैक्स रिफंड, रिटर्न और डिडक्शन से संबंधित है ई निवारण सुविधा, याद रखिएगा। देखिए KVS TGT 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया है। ई निवारण सुविधा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा शुरू की गई है और यह आयकर रिफंड, आयकर रिटर्न और स्रोत पर कटौती से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देती है। शिकायत का ट्रैक रखने का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होता है। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों की एकीकृत कर एक ही प्रणाली में बदलने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है, ये आपको बताना है।
भारत में अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर एक ही कर प्रणाली में बदलने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है, ये आपको बताना है। 18 नंबर का जो सवाल है आप सभी लोग जानते हैं, इसका नाम है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एनबीएस 2016 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसे संविधान के 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया और यह सभी प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को एक कर में बदलने की व्यवस्था करता है। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली बार जीएसटी जो है कब लागू की गई, ये आपको बताना है। केवीएस पीआरटी में सवाल पूछा गया था, तो ये जो है जुलाई 2017 में। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की संरचना को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। इसको 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। आईजीएसटी जो है केवल राज्यों के द्वारा लगाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाए, मतलब गलत हो जाएगा। ये जो है सर्विस के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा लगता है, याद रखिएगा। जो आपका एसजीएसटी है ये राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। बाकी जीएसटी जो है ये आपका सही हो जाएगा। 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। यही गलत है तो गलत ही पूछा था, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। वैट और केंद्रीय आबकारी को जीएसटी में शामिल किया गया। बिल्कुल, जीएसटी की अधिकतम दर 28% है, ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, जीएसटी के 3 प्रकार हैं, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगला सवाल देखिए, किसी देश में औसत आय स्तर ज्ञात करने के लिए कौन सा सही अनुपात माना जाता है। किसी देश में औसत आय स्तर ज्ञात करने के लिए कौन सा जो है सही अनुपात जो है माना जाता है, ये आपको बताना है। 21 नंबर का जो सवाल है इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जो है डिवाइड किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका अनुपात निकलकर सामने आता है औसत आय स्तर का। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय होती है जिसे राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। यह किसी देश के आर्थिक विकास के मापन का महत्वपूर्ण संकेतक है। आर्थिक प्रति व्यक्ति आय उच्च जीवन स्तर का संकेत देती है। देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा व्यवहार सरकार की इस स्थिति को दर्शाता है, याद रखिएगा। देखिए, सरकार कर दरों को बढ़ाती है, घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहा है। इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कर के दरों को सरकार नहीं बढ़ाती है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त करती है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से जो है धन उधार लेती है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था तब होती है जब सरकार आय और सरकारी व्यय के बीच असंतुलन होता है, और ऐसी स्थिति में सरकार अतिरिक्त पैसा जुटाने के लिए आरबीआई से उधार लेती है। इसका अर्थ है कि सरकार मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर खर्च पूरा करती है। अगला सवाल देखिए, जिस कर का मूल्य निर्धारण उत्पादन से वितरण तक प्रत्येक चरण पर बढ़ी हुई कीमत पर होता है, उसका पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो उसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोलते हैं, वैट, जिसको शॉर्टकट में हम वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, वैट का जो पूरा नाम है, इसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। यह अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे उत्पादन या वितरण के हर बिंदु पर लगाया जाता है। वर्तमान में जीएसटी लागू होने के बाद वैट एकीकृत कर प्रणाली का जो है हिस्सा बन चुका है। अगला सवाल देखिए, वित्तीय लेनदेन की पहचान के लिए प्रयोग में होने वाले पैन का सही विकल्प क्या है। तो पैन का नाम क्या होता है, पैन का जो पूरा नाम है इसको कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी के पास पैन कार्ड होगा ही, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, 10 अंक का जो है अल्फा न्यूमेरिक पहचान पत्र होता है, इसे वित्तीय लेनदेन में करदाताओं की पहचान के लिए जारी किया जाता है। देखिए, केंद्रीय बजट 2017-18 में किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। वैसे ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब बजट आपका 2025-26 में पूछा जाएगा। इसको जो हम जो है स्किप करते हैं, और इसका जो सही जवाब है ये डी है। केंद्र शासित प्रदेशों के बजट को मुख्य बजट से जो है अलग कर दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार को सर्वाधिक वार्षिक आय प्रदान करता है, ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा आय जो है सरकार को कहाँ से मिलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, जीएसटी से। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर से और कारपोरेशन टैक्स से जो है सरकार को सबसे ज़्यादा आय मिलती है। अगला सवाल देखिए, वह ब्याज दर क्या कहलाती है जिस पर बैंक नियमित रूप से विभिन्न वित्तीय पत्रों को खरीदने या परिवर्तित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कौन सा रेट इसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। ब्याज दर कौन सी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम जो है बैंक रेट कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है बैंक रेट कहते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बैंक रेट या बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक विनिमय
बिलों व अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पुनर्निर्धारित करने के लिए तैयार रहते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आपका लोन का जो है ब्याज भी बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से जो है धन स्वीकार करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बैंकिंग प्रणाली में सीआरआर का विस्तृत रूप क्या होगा। सीआरआर किसको कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। 28 नंबर का जो सवाल है इसको कहते हैं सीआरआर को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की कौन सी विशेषता सही रूप में व्यक्त करती है, कौन सा ऑप्शन इनमें से ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो है बाजार में खरीदार और विक्रेता दोनों बड़ी संख्या में होते हैं। जब जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ खरीदार भी ज़्यादा होते हैं और बाजार में जो है विक्रेता भी दोनों बड़ी मात्रा में होते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में वह कौन सी प्रणाली है जिसके माध्यम से सब्सिडी, लाभांश, वेतन, ब्याज और पेंशन जैसे भुगतानों का थोक लेन देन स्वचालित रूप से किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा NACH। ठीक है, NACH देखिए, इसका पूरा नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड जो है क्लियरिंग हाउस, इसका पूरा नाम है। NACH जो है ये आपका हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, कोविड-19 के प्रभाव से उत्पन्न वित्तीय तनाव को दूर करने हेतु आरबीआई द्वारा वर्ष 2020 में ऋण जो है पुनर्गठन के लिए गठित विशेष समिति का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा KV कामत समिति। KV कामत समिति ये बनाई गई थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगस्त 2020 में कोविड-19 से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए आरबीआई ने KV जो है कामत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इसका उद्देश्य तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वित्तीय मानदंड सुझाना था। नरसिंघम समिति 1991 में बैंक सुधारों के लिए बनी थी, इसलिए यहाँ ये जो है उपयुक्त नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा उत्पाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के अंतर्गत विकास प्रणाली का जो है हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। रुपे या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या जिसको हम UPI बोलते हैं, या आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी जिसको हम भीम बोलते हैं। तो इनमें से कौन आपका इसमें जो है शामिल नहीं है। 32 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विदेशी जो मुद्रा भंडार है, ये इसमें जो है अंतर्गत जो है इसमें इसका हिस्सा नहीं है, ये NPCI का। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद मूल्य स्थिरता को बनाए रखने हेतु जिस निकाय को रेपो दर या रेपो रेट जो जैसे मौद्रिक संकेतकों पर निर्णय का अधिकार दिया गया वह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, मेजर पॉलिसी कमीशन, या मौद्रिक प्राइवेट कमेटी, या मौद्रिक नीति समिति, या मनी पॉलिसी कमेटी। तो 33 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो पूर्ण रूप से MPC का पूरा नाम क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या समिति हर 2 महीने में बैठक कर प्रमुख दरों पर निर्णय लेती है। आरबीआई अधिनियम में संशोधन कर 2016 में 6 सदस्यीय MPC का गठन किया गया था। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय मुद्रा बाजार के नियंत्रण हेतु आरबीआई द्वारा अपनाए जाने वाले दोनों प्रमुख साधनों को सही रूप से दर्शाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। सीमांत अस्थायी सुविधा दर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीमांत अस्थायी सुविधा दर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, MSF वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से आपात स्थिति में अल्पकालिक ऋण लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कर बाजार में नकदी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये दोनों मिलकर जो है कॉल मनी दर की सीमाएं और जो है धन की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वह दर क्या कहलाती है जिस पर बैंक आरबीआई द्वारा प्रदान की गई चल निधि समायोजन सुविधा LEF के अंतर्गत अपनी अधिशेष धनराशि को एक रात के लिए सुरक्षित रखने हेतु जो है जमा करते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन शायद कट गया है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास जमा करते हैं। यह चल निधि समायोजन LEF का हिस्सा है। इससे बाजार में तरलता कम होती है और ब्याज दरों पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए
उपयोग किए जाने वाले निम्न में से कौन सा साधन मौद्रिक नीति के दायरे में नहीं आता है, ये आपको बताना है। मौद्रिक नीति के दायरे में कौन सा नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है चयनात्मक ऋण नियंत्रण या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो सिलेक्टिव जो है आपका क्रेडिट कंट्रोल जो है इसका नियंत्रण आरबीआई की मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं माना जाता है और यह केवल विशेष उद्देश्य हेतु ऋण नियंत्रण की तकनीकी है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो और MSF आरबीआई की जो है मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन है। अगला सवाल देखिए, व्यापक मुद्रा के रूप में जानी जाने वाली M3 को निम्न में से कौन सा विकल्प सही रूप में दर्शाता है। अब M3 को देखिए M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों के पास बचत जमा, तो इसका जो सबसे सटीक जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प हो जाएगा कि अगर हम M1 और प्लस वर्जित बैंकों की जो है निवल सावधि जमा को जोड़ें तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, तो ये व्यापक मुद्रा, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 संकेतक जारी करता है, M1, M2, M3, M4 और M3 इज इक्वल टू M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा, इसे ब्रॉड मनी भी कहा जाता है और यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सूचक है। अगला सवाल देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचकर स्वामित्व निजी क्षेत्रों को सौंपने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। 38 नंबर का सवाल है, इसको हम क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं, याद रखिएगा विनिवेश। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वह उद्यम की श्रेणी में आता है जो सामान थोक में खरीद कर खपतकर्ताओं को ऊंचे दामों में बेचकर लाभ अर्जित करता है, ये आपको बताना है। 39 नंबर का जो सवाल है कि ये NVS PGT 2019 में पूछा गया सवाल है और इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। ये व्यापारिक होता है, ठीक है, व्यापारिक होता है, ये व्यापारिक उद्यम है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बांग्लादेश में गरीब वर्ग को छोटे ऋण उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। KVS PRT 22/12/2018 की बात है। बांग्लादेश में गरीब वर्ग को छोटे ऋण उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। 40 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना कर गरीबों को स्वरोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण प्रदान किया। 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। माइक्रो क्रेडिट मॉडल को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। अगला सवाल देखिए, अस्वीकृत चेक या बाउंस चेक को दंडनीय अपराध माना जाता है, इसके लिए अधिकतम सजा क्या निर्धारित की गई है, तो अधिकतम सजा जो है कितनी निर्धारित की गई है ये आपको बताना है। KVS PRT म्यूजिक वाले सेक्शन में ये सवाल 2016 में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 महीने, ठीक है, 6 महीने की अधिकतम सजा निर्धारित की गई है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वह कौन सा बैंक है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और जो अब निजी क्षेत्र में शामिल हुए, ये KVS PRT 2015 में ये सवाल आपका पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा IDBI बैंक, ठीक है, IDBI बैंक, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। IDBI बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को संसद अधिनियम द्वारा की गई थी। शुरुआत में यह विकास वित्त संस्थान था और बाद में बैंक बना, वर्तमान में यह निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखिए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद किस बैंक का हिस्सा बन गया, ये आपको बताना है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके विलय के बाद जो है यह किस बैंक का हिस्सा बना। तो ये जो है 43 नंबर का जो सवाल है ये कौन से बैंक का हिस्सा बना था, तो ये पंजाब नेशनल बैंक का हिस्सा बना। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यह भारत में एकमात्र उदाहरण है जहां एक सरकारी बैंक का विलय दूसरे सरकारी बैंक में हुआ है। यह विलय जो है 1993 से प्रभावी हुआ। अगला सवाल देखिए, चेकों की तेजी से पहचान के लिए बैंक किस तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें अक्षर विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से छपे होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है MICR, ठीक है, MICR जो है ये आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। NVS TGT फिजिक्स में ये सवाल पूछा गया था। देखिए MICR का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक किंग कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। चेक पर बैंक कोड, IFSC, खाता संख्या आदि इसी चुंबकीय स्याही से लिखे जाते हैं। यह तेज, सुरक्षित और त्रुटिहीन पहचान प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाजार कितने हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23, ठीक है, 23 हो जाएगा। KVS TGT सोशल स्ट्रेटजी 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए भारत में सेबी ने कुल 23 शेयर बाजारों को मान्यता दी है और शेयर बाजार वह स्थान है जहां निवेशक कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी, NVS 2016 का सवाल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसके प्रथम गवर्नर जो थे ये CD देशमुख थे, याद रखिएगा।
अगला सवाल देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में जाने जाने वाले आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1935 में और 1949 में इसको जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था, मतलब इसको सरकारी स्वामित्व में लिया गया था। भारत में 1 रुपये मूल्य के नोट पर किस पदाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। 1 रुपये का जो नोट आता था उस पर जो है हस्ताक्षर किसके होते थे, ये आपको बताना है। 48 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते हैं उनका इस पे साइन होता है। बहुत से लोग जो है आरबीआई गवर्नर सही मानते हैं, लेकिन डी विकल्प इसका जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण होने पर व्यय वाला व्यय जो है किस श्रेणी पर रखा जाता है? जो सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण पर होने वाला व्यय जो है ये कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? 49 नंबर का जो सवाल है ये आपका पूंजी व्यय के रूप में रखा जाता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सरकारी संपत्ति बनाने, सुधारने या बढ़ाने पर होने वाला खर्च पूंजी व्यय कहलाता है और इसका उद्देश्य दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करना होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 50, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बीएससी कहते हैं, इसका सेंसेक्स कुल कितने प्रमुख शेयरों पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सेंसेक्स है ये कुल मिलाकर जो है 30 शेयरों पर आधारित है। जो प्रमुख शेयर है 30 शेयर इन पर आधारित रहता है। सी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीयकरण के बाद कुल कितने बैंक जो है राष्ट्रीयकृत श्रेणी में शामिल किए गए थे, ये आपको बताना है। 51 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा 19। ठीक है, 19 आपका ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 1969 में 14 बैंक और 1980 में को 6 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए और कुल संख्या 20 बनी। बाद में एक और बैंक के विलय के बाद इसकी संख्या जो है 19 हो गई। 2020 के बाद विलय की संख्या घटकर जो है टोटल जो है 12 रह गई है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में लगातार बढ़ोतरी किस आर्थिक स्थिति को दर्शाती है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में लगातार बढ़ोतरी किस आर्थिक स्थिति को दर्शाती है? 52 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को दिखाती है या महंगाई को दिखाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में पूंजी बाजार की निगरानी और उसका नियम बनाने का प्राथमिक अधिकार जो है किसका है, ये आपको बताना है। तो भारत में जो पूंजी बाजार है इसकी निगरानी और नियम बनाने का प्राथमिक अधिकार जो है ये किसको है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये जो है सेबी करती है। ठीक है, जो है सेबी करती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड को पूंजी बाजार का संवैधानिक नियामक घोषित किया गया है और सेबी को 30 जनवरी 1992 को कानूनी मान्यता मिली थी और यह निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। अगला सवाल देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड कंपनियों के संचालन एवं नियमन का दायित्व किस संस्था को है, ये आपको बताना है। 54 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भी आपका जो है सेबी ही हो जाएगी। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सेबी को म्यूचुअल फंड उद्योग का नियामक नियुक्त किया गया और यह निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। किसी चेक को अपूर्ण अमान्य करने के लिए कैंसिल लिखकर हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है ये किसके पास होता है? तो कैंसिल लिखकर जो है हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? 55 नंबर का सवाल है। तो ये आपका जो ड्राइवर है अदा करता है उसको होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा ड्राइवर को। तो ये सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चेक को निरस्तीकरण केवल वही व्यक्त करता है जिसने चेक जारी किया है, अर्थात अदायकर्ता। वह दो तिरछी लाइन बनाकर कैंसिल लिखकर इसे अमान्य कर देता है। अगला सवाल देखिए, किस प्रणाली में वस्तुओं का लेन देन बिना धन की भूमिका के प्रत्यक्ष आदान प्रदान से होता है? किस प्रणाली में वस्तुओं का लेन देन बिना धन की भूमिका के आदान प्रदान होता है? तो ये विनिमय प्रणाली होती है या जिसको हम विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये 56वें नंबर का जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें वस्तुओं को वस्तुओं से बदल लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, 57 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को चेक की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? क्रॉस चेक, बियरर चेक, ब्लैंक चेक या स्पीड चेक। तो इसमें से स्पीड चेक का आपने नाम नहीं सुना होगा, बाकी सभी आपके चेक के प्रकार हैं, याद रखिएगा। देखिए, क्रॉस, ब्लैंक और बियरर चेक बैंकिंग व्यवस्था में मान्य प्रकार है। स्पीड चेक बैंकिंग में जो है स्वीकृत चेक प्रकार नहीं है। अगला सवाल देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक तेजी से बढ़ने लगे तो यह स्थिति मुख्यतः किस प्रकार की आर्थिक अवस्था को जो है दर्शाती है, ये आपको बताना है।
तो यह स्थिति जो है किस प्रकार की आर्थिक अवस्था को दर्शाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा के वास्तविक मूल्य में गिरावट। मुद्रा के वास्तविक मूल्य में जो है गिरावट को दर्शाती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू होने के बाद भारत में नया पैसा शब्द का उपयोग पहली बार किस वर्ष को किया गया था, ये आपको बताना है। 59 नंबर का जो सवाल है ये आपका हो जाएगा 1957। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सरकार द्वारा स्थापित मुद्रा बैंक का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। मुद्रा छापना या जमा स्वीकार करना या बीमा प्रदान करना या सूक्ष्म उद्यमों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो छोटे छोटे उद्यम है इनको जो है वित्त उपलब्ध कराना। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा था, ये आपको बताना है। किस बैंक ने अपना नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा था? तो ये आपका यूटीआई बैंक था, याद रखिएगा, यूटीआई बैंक। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किन तत्वों का निर्धारण नहीं करता जबकि इन्हें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है? तो किसका किसका निर्धारण नहीं करता ये आपको बताना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो है वित्तीय घाटा लक्ष्य और जो है एक और आपका है जिसको हम बोलते हैं आयकर की दर, इनकम टैक्स रेट। इसका जो है निर्धारण कौन नहीं करता है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो इसीलिए इसका जो है 2 और 5 सही हो जाएगा। 2 और 5 जो है डी विकल्प में दिया गया है। तो आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। आरबीआई जो है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे साधनों द्वारा मुद्रा नियंत्रण करता है और वित्तीय घाटा लक्ष्य और आयकर की दरें आरबीआई द्वारा तय नहीं की जाती। ये दोनों केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल देखिए, वह जमा खाता जिसमें जमा की गई राशि को तय समय से पहले बिना दंड दिए नहीं निकाला जा सकता उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपका, ये किसके अंतर्गत आती है ये आपको बताना है। 64वें नंबर का सवाल है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका सी विकल्प हो जाएगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेज। ठीक है, तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आरबीआई राज्यों को अस्थायी नकद कमी दूर करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेज योजना के तहत जो है ऋण देता है और इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1997 में की गई थी। राज्य को 90 दिनों तक अल्पावधि ऋण जो है प्रदान किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65वें नंबर का जो है ये आपका जो है इसमें आपको भुगतान बैंकों की स्थापना भी की गई, मुद्रा ऋण योजना भी लागू की गई और अटल पेंशन योजना भी लागू की गई। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य हर व्यक्ति को औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच दिलाना है। भुगतान बैंक, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना इसी दिशा में सुधार के प्रमुख कदम हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्कों को जारी करने का अधिकार किस संस्था के पास होता है? तो ये जो है केंद्र सरकार ही जारी करती है नोट और सिक्के। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुल अतिरिक्त कुल कितने क्षेत्रीय शेयर बाजार मान्यता प्राप्त हैं? एनवीएसटीजीटी 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछ रहा है ये। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प हो जाएगा 23। ठीक है, 23 क्षेत्रीय शेयर बाजार जो है ये टोटल है 23 हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत में बीएससी और एनएससी के अलावा लगभग 23 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। शेयर बाजार वह स्थान है जहाँ कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री होती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। 68 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और जो है जीडीपी किसी वर्ष में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का बाजार मूल्य है ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। इसकी स्थापना जो 1950 में हुई और जीडीपी के बारे में जो है लिखा गया है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प। देखिए, नीति योजना में नीति शब्द का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। नीति शब्द जो है नीति आयोग में जो नीति शब्द है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए,
देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्थापित जो है विश्व बैंक का औपचारिक नाम क्या है? विश्व बैंक का जो है औपचारिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 71वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका देखिए KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस 2018 में पूछा गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य युद्धग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण में सहायता देना था। इसे ही विश्व बैंक समूह का जो है प्रमुख अंग माना जाता है। देखिए ब्रिटेन वुड्स से जो है ट्विंस शब्दावली किन दो वैश्विक संस्थानों के लिए प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। NVS TGT 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो ये जो है IMF और जो है IBRD के लिए प्रयुक्त होती है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF और IBRD दोनों की स्थापना का निर्णय लिया गया। दोनों संस्थाएं वैश्विक वित्तीय स्थिरता और पुनर्विकास से संबद्ध हैं। इसी कारण इन्हें संयुक्त रूप से ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1978 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको बताना है। 73 नंबर का जो सवाल है KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस 2018 में ये सवाल पूछा गया था, और ये जो है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। अगला सवाल देखिए, मानव विकास रिपोर्ट किसी देश की प्रगति को मापते समय किन प्रमुख आयामों पर विशेष बल देती है, ये आपको बताना है। तो ये कौन कौन से प्रमुख आयामों पर विशेष बल देती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। NVS TGT PGT 2016 में यह सवाल पूछा गया था। मानव विकास सूचकांक 1990 में UNDP के द्वारा जारी किया गया था और विकसित किया गया था। यह 3 मूल आयामों पर आधारित है, जिसमें आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय है। इन आधारों पर देशों की तुलना की जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसका देखिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्तर या जीवन प्रत्याशा। तो 75वें नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है सही जवाब डी विकल्प हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। इसमें आपको ये नहीं मिलेगा, ये सूचक आपका विकास का नहीं है। इसमें आपको प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, शिक्षा का स्तर भी देखा जाता है और जीवन प्रत्याशा भी देखा जाता है, लेकिन ये आप इसमें नहीं देखा जाता है और ये इसका सूचक नहीं है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। NVS TGT फिजिक्स 1/6/2014 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए ह्यूमन जो है डेवलपिंग इंडेक्स केवल जो है 3 घटकों पर आधारित होता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष का चयन परंपरागत रूप से किस देश के द्वारा नामित व्यक्ति से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 76 नंबर का सवाल है, ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके द्वारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जुकाम की वजह से बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं ज़बरदस्ती आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, बहुत कुछ चीज़ें मैं गलत भी पढ़ रहा हूँ, बहुत चीज़ें जो है मुँह से नहीं निकल रही हैं। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम परसों और आपका 10 और 11 तारीख को ही है, मैं सोचता हूँ एक बार आप जब क्वेश्चन देख लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको जो है आइडिया तो हो ही जाएगा। जब आपका देखिए विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष जो है अमेरिका द्वारा नामित किया जाता है और वर्ष 2019 में अध्यक्ष जो है डेविड मालपास बने थे। अब बताइए 2025 में कौन है, भी 2026 में, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। करंट अफेयर्स का भी सवाल इससे बन सकता है। भारत में राजस्व संग्रहण और सार्वजनिक व्यय से जुड़ी नीतियों के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, वित्त मंत्रालय करता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सतत विकास लक्ष्यों जिसको हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, इनके अंतर्गत 2030 तक शिक्षा से जुड़ी प्राथमिकताओं में निम्न में से कौन सी जो है शामिल नहीं की गई है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो है कौन सी इसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। और ये आपका KVS TGT 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा तो बिल्कुल सही है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक आसान पहुँच, ये भी आपका सही हो जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण में समान अवसर, ये भी सही है, लेकिन सभी के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा और यही नहीं शामिल है। तो याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए KVS TGT 2018 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए SDG या जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, वर्ष 2015 में अपनाए गए और 2030 तक 17 लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें शिक्षा से संबंधित कई लक्ष्य हैं, परंतु निःशुल्क उच्च शिक्षा इन लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है। केवल गुणवत्ता एवं समान पहुंच पर बल दिया गया है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार
योजना प्रारंभ करते समय सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इसको प्रारंभ करते समय सरकार का जो है मुख्य जो है उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। ये भी एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा जवाब? बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए एनवीएस पीजीटी 17/9/2019 में पूछा गया था और इस योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि बेरोजगार युवाओं और युवतियों को बैंक ऋण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गया और योजना का मुख्य फोकस उद्यमिता को जो बढ़ावा देना था। अगला सवाल देखिए, निर्यात मित्र ऐप को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। निर्यात मित्र जो है एक ऐप है, इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये एनवीएस पीजीटी में सवाल पूछा गया था। 80 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 80 है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु जो है विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, ये आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी में सवाल पूछा गया था। देखिए निर्यात ऐप जो है, निर्यात मित्र ऐप जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे जो है एफआईईओ द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों आयातकों को व्यापार से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रदान करना था, याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नववीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के पीछे मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य क्या था? नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के पीछे जो है मुख्य लक्ष्य कौन था ये आपको बताना है कौन सा था। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, ये भी आपका केवीएस पीआरटी 22/12 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। कौन से नंबर का सवाल है? तो ये 81वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं मानव विकास को प्राथमिकता देना। सामाजिक न्याय और मानव विकास को जो है प्राथमिकता देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नवीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ जो है वर्ष 1997 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, मानव विकास तथा गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देना था। योजना का फोकस समाज के कमजोर वर्गों तक विकास को पहुंचाना था। अगला सवाल है कि आपको जो है इनके जो है अर्थशास्त्री और विकास सिद्धांत से मैच करना है। तो पीसी महालनोबिस जो है ये आपका आप लोग जानते हैं जो है इनका संबंध जो है किससे है? तो इनका संबंध जो है तीव्र औद्योगिकीकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने से। तो पहले का 3 हो जाएगा। इसके बाद के एन राज की अगर हम बात करें तो इनका जो है संबंध कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जेसी कुमारप्पा का संबंध जो है ये ग्रामीण औद्योगिकीकरण से हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और वर्गीज कुरियन जो है ये सहकारी ढांचे से संबंधित हो जाएंगे, तो 3, 2, 4, 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केवीएस टीजीटी 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय नियोजन प्रक्रिया की वैचारिक नींव किस विद्वान के कार्यों किससे सबसे अधिक प्रभावित मानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और महालनोबिस को भारत के नियोजन का मुख्य निर्माता माना जाता है। 1931 में इन्होंने इनके नेतृत्व में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी हुई थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय योजनाओं की प्रारंभिक संरचना के निर्माता जो है निर्माता के रूप में किसे प्रमुखता से स्वीकार किया जाता है? 84 नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस इसका सही जवाब हो जाएगा। केवीएस टीजीटी 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए इनके जो मॉडल थे, इन्होंने भारत की योजना व्यवस्था को दिशा दी और इन्हें भारतीय नियोजन का शिल्पकार भी कहा जाता है। योजना निर्माण एवं नीति निर्माण दोनों में इनका योगदान जो है आधारभूत रहा। अगला सवाल देखिए, पहले भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में वह कौन सा वर्ष है जब 11वीं पंचवर्षीय योजना मतलब समाप्त हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है शुरू हुई थी? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? एनवीएस 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो 85 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा 2012। ठीक है, 2012 सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 12 थी और 12वीं एवं अंतिम योजना जो है 2012 से 17 तक चली। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को गठित कर दिया गया। अगला सवाल देखिए,
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने हेतु 1996 में किस योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना है। 1996 में किस योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना है। 86 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, भारत में आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 के आम चुनाव किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में ये आयोजित किए थे, ये आपको बताना है। तो उस टाइम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये आपको बताना है। 87 नंबर का सवाल है, ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, याद रखिएगा 5th नंबर की। ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 5वीं योजना की अवधि जो है 1974 से 79 के बीच थी और इसी अवधि में 1975 में आपातकाल लगाया गया और 1977 में आपातकाल हटते ही चुनाव हुए और जनता पार्टी जो है सत्ता में आई थी। अगला सवाल देखिए, 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल और 77 के आम चुनाव भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान घटित हुए, तो इसका भी सही जवाब कौन सा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ये 5th नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। 5 ईयर प्लान जो था ये 5th नंबर का था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किन वर्षों के बीच संचालित हुई, तो किन वर्षों के बीच संचालित हुई थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 1951 से 56 के बीच में हो जाएगा। 1951 से 56 के बीच हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी आपकी जो है पीसी महाल लोविस मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए, यह विचार किस योजना के मूल उद्देश्य से मेल खाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। प्रधानमंत्री बाल वृद्धि योजना या जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपने देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे जो है लगभग सभी लोगों के जो है खाते खोले गए और इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका लक्ष्य हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। इसे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जो है माना जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, ग्रामीण या जो है निर्माण विस्तार और वित्तीय सेवाएं, ग्रामीण उद्योग या आवास निर्माण। तो ये इसका संबंध आप लोग सभी जानते हैं कि किससे है, तो ये वित्तीय सेवाओं से है, बैंकिंग सेवाओं से है। तो इसका सही जवाब आपका बी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा बी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 92 नंबर का सवाल है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा लाभ प्राप्त करने हेतु वार्षिक प्रीमियम राशि जो है कितनी जमा करनी पड़ती है, ये आपको बताना है। तो वार्षिक प्रीमियम राशि जो है ये कितनी है, तो ये 12 रुपये है, याद रखिएगा ये आपकी जो है 12 रुपये है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ और यह सभी नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसके लिए प्रतिवर्ष 12 रुपये प्रीमियम जो है देना होता है। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष केंद्रीय बजट में किसान टीवी चैनल की शुरुआत की घोषणा की गई थी। किस वर्ष जो है प्रस्तुत केंद्रीय बजट में किसान टीवी चैनल की शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2014-15 में। और जो 2026 का बजट होने वाला है दोस्तों, ये संडे को जो है पेश किया जाएगा, ऐसा अभी जो है न्यूज़ आ रही है। देखिए संडे को आपको क्या मिलता है, आम लोगों को लिए जो क्या सस्ता होता है, क्या महंगा होता है, कितना सरकार किस पे व्यय करती है, ये सभी आपको बजट में देखने को मिलेगा। देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट में किसान टीवी की घोषणा की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि तकनीक, जल संरक्षण व जैविक खेती से जुड़ी जानकारी देना था। अगला सवाल देखिए, स्वावलंबन नामक सह अंशदायी पेंशन योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में की थी, ये आपको बताना है। 94 नंबर का सवाल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2010-11। 2010-11 में KVS TGT 2018 में ये सवाल पूछा गया था। स्वावलंबन योजना 2010-11 के बजट में घोषित हुई। सरकार द्वारा पात्र खातों में 1000 रुपये का अंशदान दिया जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, हरियाणा तथा पंजाब में चावल का उत्पादन मुख्यतः वाणिज्यिक फसल के रूप में होता है, जबकि उड़ीसा में यह किस प्रकार की फसल है। तो उड़ीसा में यह किस प्रकार की फसल है, ये आपको बताना है। तो उड़ीसा में यह जो है जीवनोपयोगी फसल है, याद रखिएगा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चावल पंजाब हरियाणा में जो है वाणिज्यिक फसल है, उत्तर प्रदेश में भी है, याद रखिएगा। उड़ीसा में चावल मुख्यतः जीवनोपयोगी फसल माना जाता है। रोपड़ कृषि में लंबे क्षेत्र में एक एकल फसल जो है बोई जाती है। 96 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आदमी अक्सर भूल जाता है और ये चीज़ें नहीं देखता है तो वो गलत हो जाता है। कागज़ बनाना, स्टील का निर्माण, जैविक खाद, ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र का है, लेकिन आपका जो रेडियो विपणन बनाना है ये इसका नहीं है। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से को नए रूप में बदलने से संबंध होता है, जैसे स्टील बनाना, कपड़े बनाना। रेडियो विज्ञापन सेवाओं से जुड़ा है, जो सेवा क्षेत्र का है, जो तृतीय क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय कृषि जो है कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका
जिसको हम एमएसपी कहते हैं, ठीक है, इसको एमएसपी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो है किसानों को निश्चित मूल्य की गारंटी देना, ऐसा माना जा सकता है। हम देखते हैं कि सबसे सटीक इसका कौन सा हो जाएगा। ये 97 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका यही हो जाएगा कि किसानों को जो है निश्चित मूल्य की गारंटी देना, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है इसको आपको सुनिश्चित करना, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन तृतीयक क्षेत्र के संदर्भ में सही है आपको बताना है। देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है और यह केवल वस्तुओं का निर्माण करता है। बैंकिंग द्वितीयक गतिविधि का मुख्य उदाहरण है और तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है। ये एनवीएस पीजीटी 18/9/2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह केवल वस्तुओं का निर्माण करता है, ठीक है, यह केवल जो है वस्तुओं का निर्माण करता है, ऐसा इसमें सही माना गया है। नहीं, ये सही नहीं होगा। वस्तुओं का निर्माण तो आपका द्वितीयक क्षेत्र में होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, संचार, परिवहन, शिक्षा आदि आती हैं और यह प्राथमिक द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को सहायता देता है। बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है, न कि द्वितीयक क्षेत्र का। अगला सवाल देखिए, किस स्थिति में बफर स्टॉक प्रणाली का उपयोग सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है? बफर स्टॉक प्रणाली का उपयोग किस स्थिति में सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है, ये आपको बताना है। तो 99 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि जब जो है फसल का जब जो है फसल खराब होने से बाजार में मूल्य बढ़ने लगे, तब आपका जो है बफर स्टॉक प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, एनवीएस पीजीटी 18/9/2019 में ये सवाल पूछा गया है। बफर स्टॉक का उद्देश्य फसल खराब या कमी के समय बाजार में अनावश्यक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना है और सरकार पहले से ही संग्रहित खाद्यान्न को जारी कर मूल्य को स्थिर रखती है। अगला सवाल देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का संचालन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है, ये आपको बताना है। KVS PRT 22/12/2018 का सवाल है। 100 नंबर का ये सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का संचालन जो है किया जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 2018 में सवाल पूछा गया था। देखिए, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण सेवाएं आदि सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती हैं। इनका उद्देश्य सभी नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन समुदाय की भूमि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है समुदाय की भूमि का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। सार्वजनिक तालाब, तो ये समुदाय की भूमि हो गई। गांव का चारागाह, तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये भी जो है आपका समुदाय की भूमि हो गई। पंचायत द्वारा निर्मित खेल मैदान भी, लेकिन निजी जो फार्म है या निजी जो खेत है ये आपका समुदाय की भूमि नहीं है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KVS PRT 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों CPSC की श्रेणी में आता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, TCS, इन्फोसिस या विप्रो लिमिटेड। तो किस में आता है? तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। बाकी आपके जो है प्राइवेट है, ठीक है, TCS हो, इन्फोसिस हो या विप्रो हो। तो KVS PRT 4/10/2015 को ये सवाल पूछा गया था। और CPSC वे उपक्रम है जिन्हें केंद्र सरकार बहुमत में हिस्सेदारी में रखती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC और BHEL। देखिए, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में GDP के आधार पर अफ्रीका का कौन सा देश अधिक जो है उत्पादक अर्थव्यवस्था माना गया, ठीक है। तो ये आपका KVS TGT सोशल स्टडीज़ में 2013 में सवाल पूछा गया था। सवाल पुराना हो गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका ही था, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? तृतीय क्षेत्र की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 104 नंबर का जो सवाल है ये आपका NVS TGT PGT 2016 में पूछा गया था सवाल। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इस क्षेत्र में सेवा आधारित गतिविधियाँ शामिल है। आप सभी लोग जानते हैं तृतीय क्षेत्र मुख्यतः जो है सेवा क्षेत्र से ही संबंधित है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, NVS TGT PGT 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में कौन सा उद्योग प्रमुख रूप से विकसित पाया जाता है? ये आपको बताना है कि कौन सा उद्योग है। तो यहाँ पर साइकिल या वस्त्र उद्योग, फुटवेयर या हस्तशिल्प उद्योग। तो 105 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फुटवेयर या जूते चप्पल के उद्योग जो है अधिक मात्रा में ऐसा कहा जा रहा है कि विकसित मिलते हैं। देखिए, दिल्ली NCR में फुटवेयर निर्माण एक प्रमुख औद्योगिक गतिविधि है। यह क्षेत्र घरेलू तथा निर्यात दोनों हेतु जूते चप्पल निर्माण का बड़ा केंद्र है। इससे रोजगार व विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होती है। अगला सवाल देखिए, 106 नंबर का सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का महिला पुरुष लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से सबसे अधिक ऊपर है? ये आपको बताना है। सबसे अधिक जो है किसका है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा।
बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए केरल का जो लिंगानुपात है 2011 का ये 1059 था, जो भारत में सबसे अधिक है। यह संख्या राष्ट्रीय औसत 943 से काफ़ी ऊपर है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा ने केरल में महिला संख्या को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला लिंगानुपात वाले राज्यों की सूची में आता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो सबसे कम है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल जो है 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं उपलब्ध है। यह पूरे देश में न्यूनतम अनुपातों में से शामिल है और सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण इसकी जो है प्रमुख वजह माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, किस श्रेणी में नागरिकों की सर्वाधिक संख्या भारत की अर्थव्यवस्था में कार्यरत पाई जाती है? तो ये कौन सी श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो है भारत के नागरिक जो है कार्यरत हैं, ये आपको बताना है। 108 नंबर का सवाल है। तो सबसे ज़्यादा आपके जो है इस उद्योग में नहीं, कृषि में है, याद रखिएगा। कृषि में सबसे ज़्यादा जो भारत की पॉपुलेशन है कृषि में लगी हुई है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। लगभग 45% भारत की जो आबादी है ये कृषि में कार्यरत है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में जो है सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है? 109 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर या घरेलू क्षेत्र, सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। KVS PRT 22/12/2018 को ये सवाल पूछा गया था। देखिए अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस विकल्प में महिला पुरुष अनुपात उच्च से निम्न क्रम में सही दर्शाया गया है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। अब केरल में भारत कहाँ से आ गया? अच्छा, भारत को भी बीच में रखा जाएगा क्योंकि भारत को जो है 943 है, तो इसीलिए जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? केरल, फिर उसके बाद भारत, फिर हरियाणा, याद रखिएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा, फिर भारत 943 और फिर हरियाणा का आपने देखा 879। तो ये आपका ए विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए केरल का सर्वाधिक है 1059, 943 जो है भारत का है और 879 जो है ये हरियाणा का है। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक समानता की स्थिति का सबसे विश्वसनीय संकेतक कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो सबसे विश्वसनीय संकेतक जो है इसका 111 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लिंगानुपात या सेक्स रेशियो जो हो जाएगा, ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही माना जाएगा। देखिए लिंगानुपात समाज में महिलाओं की स्थिति और समान का प्रत्यक्ष माप है। यह संकेतक बताता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद हैं। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था, याद रखिएगा, 943, और केरल का जो है सर्वाधिक था 1059। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग आधी जनसंख्या किन 5 राज्यों में मुख्यतः निवास करती है? तो उसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। देखिए कौन सा सवाल ये पूछा गया था? NVS PGT 17/9/2019 में पूछा गया था और उत्तर प्रदेश में ही अकेले जो है भारत की 16% से अधिक आबादी निवास करती है। 113 नंबर का सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जनसंख्या घनत्व से संबंधित जो है सही है, ये आपको बताना है। जापान का जनसंख्या घनत्व जो है भारत से कम है ऐसा कहा जा रहा है, या जो है बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है ऐसा कहा जा रहा है। अब ये कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए अगला कहा जा रहा है कि भारत का जो घनत्व है बांग्लादेश से अधिक है और जो है तीनों देशों का घनत्व जो है समान है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कि जो है बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जो है भारत से अधिक है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KVS PRT जो है 22/12/2018 में ये सवाल पूछा गया था। भारत का जो है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा, और 1 वर्ग किलोमीटर में 382 पाए जाते हैं। जापान का 339 और बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा 1115 आदमी जो है 1 वर्ग किलोमीटर के एरिए में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। 114 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 18/9/2019 को NVS PGT में ये सवाल पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व जो है ये कितना है? 1 किलोमीटर में केवल और केवल जो है आपके 17 व्यक्ति जो है इसमें निवास करते हैं। यह घना जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और कम आबादी वाली बसावट के कारण है। यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी माना जाता है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना है। थोड़ी देर पहले ही अभी आपने देखा था कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो 382 जो है सही हो जाएगा। KVS PRT 22/12/2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था।
देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व किस प्रकार की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ये आपको बताना है। KVS PRT 2018 में ये सवाल पूछा गया था। जनसंख्या में कमी, जनसंख्या का समान वितरण, या जनसंख्या का घना और असमान वितरण, या जनसंख्या में स्थिरता। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये जो दर्शाता है, ये दिखाता है कि जनसंख्या का घना और असमान वितरण, ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा महानगरीय समूह किस कारण से महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। KVS TGT 2014 का सवाल है और 117 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा महानगरीय समूह किस कारण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह है, इसीलिए बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। मुंबई शहरी समूह जो है 1.24 करोड़ जो है जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा है। इसमें मेगा सिटी की श्रेणी में रखा जाता है। इसे मुंबई नगर निगम जो है संचालित करता है। 2001 से 2011 के बीच जनगणना के अनुसार जो है भारत की दशकीय वृद्धि दर किस तथ्य को दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो भारत की जनसंख्या तेज़ी से घट रही है, ऐसा तो है ही नहीं। वृद्धि दर पहले की तुलना में धीमी हुई है, या दुगनी हुई है, या पूरी तरह स्थिर है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये सवाल जो है KVS प्रिंसिपल के एग्जाम में 2016 में आपका पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका वृद्धि दर जो है ये पहले की तुलना में जो है धीमी हुई है, घट नहीं रही है, थोड़ी सी धीमी हुई है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दशकीय वृद्धि दर जो है 17.64% रही, जो पिछले दशकों से कम है। यह जनसंख्या वृद्धि दर में नियंत्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस दौरान नागालैंड में वृद्धि दर नकारात्मक रही, जिसमें -0.6% थी। अगला सवाल देखिए 119 नंबर का सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है। तो प्रमुख कारण कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 119 नंबर का सवाल है। KVS TGT में पूछा गया था और इसका कारण क्या है कि रोजगार के अवसरों के कारण जो है ग्रामीण लोग जो है शहरों में पलायन कर रहे हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरता दर किस बात को दर्शाती है, ये आपको बताना है। वास्तविक साक्षरता दर किस बात को दर्शाती है, 120 नंबर का सवाल है। NVS TGT PGT 2016 में पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7 वर्ष से ऊपर की कुल जनसंख्या में पढ़ने लिखने में जो सक्षम व्यक्ति हैं उन्हीं को जो है साक्षरता दर ये दर्शाती है, इन्हीं को याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए NVS TGT PGT 2016 में ये सवाल पूछा गया था। वास्तविक साक्षरता दर जो है ये 74.04 है भारत की। पुरुष साक्षरता दर, पुरुष जिसमें पुरुष कितने साक्षर हैं, तो 82.14%, और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 45.46% है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए सन 2016 के वैश्विक जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प जनसंख्या के अवरोही क्रम को सही दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है ये आपको बताना है, और उसके बाद कहाँ पर है ये आपको बताना है। KVS 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सबसे ज़्यादा चाइना में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में, फिर इंडोनेशिया में। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कच्चा जो है जन्म दर, कच्चा जन्म दर की गणना निम्न में से किस प्रकार से की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो फार्मूला है वो कौन सा हो जाएगा, 122 नंबर का। NVS TGT PGT 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो कुल जन्म गुणे 1000 भागे वर्ष के मध्य जनसंख्या, इससे जो है ये कच्चा जन्म दर आपका निकल कर आती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। CBR किसी वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों को दर्शाता है, और यह जन्म मृत्यु और प्रवासन जैसे जनसांख्यिकी परिवर्तनों को समझने का आधार होता है। अगला सवाल देखिए जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत जो है अत्यधिक कम है, ये आपको बताना है। 123 नंबर का जो सवाल है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पंजाब हो जाएगा। पंजाब में आपका सबसे कम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत संख्या आपको देखने को मिलती है। मिजोरम और नागालैंड में 90% से अधिक है। मेघालय में शेड्यूल ट्राइब 80% से अधिक है। पंजाब और हरियाणा में ST जनसंख्या लगभग ना के बराबर है। अगला सवाल देखिए 124 नंबर का सवाल है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक साक्षर केरल के बाद जो है दूसरे स्थान पर थी। तो केरल के बाद दूसरे स्थान पर कौन था ये आपको बताना है। 124 नंबर का सवाल है। तो केरल के बाद जो है लक्षद्वीप था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2011 में केरल की साक्षरता दर 94% थी, इसके बाद लक्षद्वीप की 91%, फिर मिजोरम की और फिर गोवा की।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही मेल नहीं खाता है? एलिन ग्रेन स्पैन जो है ये अर्थशास्त्री थे, ऐसा कहा जा रहा है। स्टीफन हॉकिंग जो है ये एक भौतिक विज्ञानी थे, ऐसा कहा जा रहा है। और जो है रिचर्ड जो डॉकिंस थे ये जीव विज्ञानी थे। और बनेन हार्वर्ड जो थे ये गणितज्ञ थे, ऐसा कहा जा रहा है। कौन सा मेल नहीं खाता है? तो ये सभी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन आपका बनेन जो हार्वर्ड थे ये गणितज्ञ नहीं थे। अब ये क्या थे? तो ये जो है जो बनेन देखिए बनेन हार्वर्ड का जो है गणितज्ञ से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका डी विकल्प जो है यही आपका करेक्टली मैच नहीं है। अगला सवाल देखिए, और सेशन का आखिरी सवाल है, और इस पार्ट का भी ये आखिरी सवाल है इकोनॉमिक्स का, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता को निम्न में से कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? निम्न में से मूल अधिकार कौन सा इनको प्राप्त नहीं है? एनबीएस टीजीटी पीजीटी 2016 का सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाभांश पाने का अधिकार। लाभांश पाने का अधिकार ये आपका इनको नहीं प्राप्त है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार इनको प्राप्त है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए उपभोक्ता अधिकारों में सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिपूर्ति, शिकायत निवारण शामिल है। लाभांश प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, ये अधिकार केवल निवेशक या शेयरधारक से संबंधित होता है। तो आज के सेशन में हमने टोटल 126 प्रश्न सॉल्व कर लिए, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स पार्ट से जो है या सेक्शन से रिलेटेड थे। अगले सेशन में हम जो है जल्दी ही बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके देखने वाले हैं। आपसे लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। यही हमारे मोटिवेशन का साधन है, और आप इसको ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।